स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, आज का क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स पे है। आइडिया क्या है कि अगर कोई एंटिटी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई एंटिटी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, मान लो आप अपने भाई को माल बेचते हो, तो कहते हैं कि नॉर्मली द टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। नॉर्मली होता है ऐसा। अब अगर ऐसा कोई कॉर्पोरेट एंटिटी करता है या ऐसा एंटिटी करता है जिसके ऊपर एएस एप्लीकेबल हो, तो ये एएस बोलता है कि भाई आप अपने रिलेटेड पार्टी के साथ जिस किसी तरह का भी ट्रांजैक्शन हुआ है आप हमको डिस्क्लोज कर दो, इवन इफ टर्म्स एंड कंडीशंस मान लो नॉर्मल ही रहा हो। इंस्टीट्यूट का नॉर्मली मानना है कि रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन का टर्म्स कंडीशंस अनरिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन का टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होता है। कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट अगर सेम टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहा हो तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि क्योंकि आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है, एएस 18 में आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। एंड देयर आर सम डिस्क्लोजर्स व्हिच आर देयर टू बी गिवन even when there are no related party transactions. We'll be discussing them one by one. Okay, so accounting standard का नाम है related party disclosures, means disclosures that we are required to be given in the notes on accounts with regard to our related parties. Okay, 16-17 पैराग्राफ का एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत सिंपल है, खाली सुनने से समझ में आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कोई रिकॉग्निशन अकाउंटिंग नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, आपको सुनते जाना है। पैरा 1 बोलते हैं दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटिटी टू फर्निश सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इजी। नंबर 2, हु आर आवर रिलेटेड पार्टीज? Who are our related parties? 5 डेफिनेशन है, 5 में से या 5 तरीके से कोई भी आपका रिलेटेड पार्टी बन सकता है। तो who are our related parties? मैंने लिखा रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स आवर होल्डिंग कंपनी, आवर सब्सिडरी कंपनी एंड आवर फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी कौन हुआ? इफ वी आर सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, देन उस होल्डिंग कंपनी का जो दूसरा सब्सिडरी है वो अपना फेलो सब्सिडरी हो गया। देन और कौन है अपना रिलेटेड पार्टी? आवर एसोसिएट, आवर जॉइंट वेंचर, एंड इफ वी आर एसोसिएट और जॉइंट वेंचर देन आवर इन्वेस्टर। और कौन हुआ रिलेटेड पार्टी? अच्छा, आप लोग होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सब क्या होता जानते ही हो, एसोसिएट क्या होता जानते हो, जेवी क्या होता जानते हो, नाम तो सुने ही हो। बाकी इनका ना अलग से जो डेफिनेशन है वो आपको सुना देंगे, और अलग से इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है सिलेबस में, वो आप लोग इन द टाइम्स टू कम पढ़ोगे। और कौन है? अच्छा, अभी तक आपने किसको किसको रिलेटेड पार्टी सुना? आपकी होल्डिंग को, आपकी सब्सिडरी, आपकी फेलो सब्सिडरी, आपका एसोसिएट, आपका जेवी, और अगर आप खुद एसोसिएट और जेवी हैं तो आपके अंदर जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टर। उसके बाद आया वो इंडिविजुअल भी आपका रिलेटेड पार्टी है विच ओन्स स्टेक दैट गिव्स हिम कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी। तो एंटिटी के लिए वो इंडिविजुअल जिसके पास एंटिटी में स्टेक है और स्टेक की वजह से या तो कंपनी का कंट्रोल उसके पास है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसके पास है। सर, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन क्या है? थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी खाली बता दूं तो 2 लाइन में। कंट्रोल का मतलब है सारा डिसीजन हम चाहेंगे जो वही होगा, तो कंट्रोल। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हम भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो हम लोग बोलते हैं कंट्रोल इज द पावर टू टेक डिसीजन ऑफ समबडी, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को बोलते हैं पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मेरा भी सुनना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हम जो बोलेंगे वही होगा, मेरा कंट्रोल है वहां पे। एक बार मैं वापस से 3rd पैराग्राफ को बोलता हूं कि वो इंडिविजुअल भी हमारा रिलेटेड पार्टी है
जिसके पास हमारे अंदर स्टेक है, हमारा कंपनी का शेयर खरीद रखा है, वो उसके कारण उसके पास कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, टुगेदर विथ हिज रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी के अंदर में आएंगे। रिलेटिव्स इंक्लूड्स, ये कितना अच्छा मैंने लिख के दिया, देखो, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा, याद करने में इजी होगा। मदर फादर ब्रदर सिस्टर वाइफ ऑब्लिक हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा, ये लोग रिलेटिव की गिनती में आते हैं। तो जब कोई इंडिविजुअल, मान लो राजेश के पास कंपनी का 80% स्टेक है और राजेश इज दैट रिलेटेड पार्टी ऑफ आवर कंपनी, देन राजेश के माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा भी हमारा रिलेटेड पार्टी होगा। डी नंबर पैराग्राफ में जो भी हमारी कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सोनेल है वो भी रिलेटेड पार्टी है और उसके रिलेटिव्स भी। अब की मैनेजमेंट पर्सोनेल कौन होता है? डायरेक्टर लोग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग, जिनके पास कंपनी का डिसीजन मेकिंग का, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम लोग उसको बोलते हैं की मैनेजमेंट पर्सोनेल आर दोज पीपल who have the authority and responsibility of planning, directing and controlling the decision making process of an entity। आप इजी लैंग्वेज समझो ना, डायरेक्टर लोग, खास करके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग होते हैं ना, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग तो कंपनी के काम में हिस्सा लेते नहीं है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग होते हैं, दे ऑल आर की मैनेजमेंट पर्सोनेल, मैनेजर्स आर की मैनेजमेंट पर्सोनेल। अच्छा, जब मैनेजमेंट आता है ना, तो उसके रिलेटिव को भी, इंडिविजुअल जहां भी आएगा उसका रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी की लिस्ट में इंक्लूड रहेगा। एंड लास्ट, दोज एंटिटीज जिसके अंदर अबव इंडिविजुअल हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जैसे राजेश हमारा एक रिलेटेड पार्टी था, तो राजेश का जिस जिस बिजनेस में, जिस जिस कंपनी में, जिस जिस पार्टनरशिप फर्म में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म भी हमारा रिलेटेड पार्टी होगा। तो मैंने आपको 5 तरीके से बताया कोई रिलेटेड पार्टी बन सकता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप खाली स्क्रीन देखते रहो। आवर होल्डिंग, आवर सब्सिडरी, आवर फेलो सब्सिडरी, आवर एसोसिएट, आवर जेवी, इफ वी आर एसोसिएट और जेवी देन आवर इन्वेस्टर। दोज इंडिविजुअल्स जिनके पास कंपनी का स्टेक है और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है उनके पास, और उन इंडिविजुअल के रिलेटिव्स। फोर्थ में आवर के एमपीज एंड रिलेटिव्स, और फिफ्थ में इंडिविजुअल जो हमारा रिलेटेड पार्टी है, उनका जिस जिस कंपनी में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो सब कंपनी भी हमारा रिलेटेड पार्टी है। तो हर एंटिटी को, जिसको भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करना रहता है ना, वो पहले अपना रिलेटेड पार्टी का लिस्ट बना लेता है। मान लो रिलेटेड पार्टी का लिस्ट बन गया, 15 आदमी मेरे रिलेटेड पार्टी में आया, एक मेरा होल्डिंग है, 2 मेरी सब्सिडरी है, एक मेरा फेलो सब्सिडरी है, एक मेरा एसोसिएट है, एक मेरा जेवी है, ठीक है, 2 मेरे इन्वेस्टर्स हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं और कुछ डायरेक्टर लोग हैं। ऐसे करके मान लो 15 लोग आए, तो आप पहले वो लिस्ट बना लो। ओके, 3 नंबर फिर क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, 3 नंबर पैरा में मैंने लिख के दिया कि जो वो 5 तरीके से रिलेटेड पार्टी बना वही रिलेटेड पार्टी है, बाकी कोई भी आपका रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। मैंने बोला एन एंटिटी विच डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ दोज 5 कंडीशंस गिवन इन पैरा 2 is not your related party. So these people are not your related parties. Customer, supplier, distributor, agent, financer, trade union, public utility like KMC, CAC, electric supply company, government department, ये लोग हमारे related party नहीं है, क्योंकि ये लोग उस 5 तरीके में, उस 5, ये देखो ये जो 5 हम आपको बोले ABCDE, क्योंकि ये लोग उस 5 में नहीं आते, ये हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं बन सकते। रिलेटेड पार्टी बनने के लिए पैरा 2 में जो ABCDE बोला है उसी के थ्रू से रिलेटेड पार्टी बनना पड़ेगा। नाउ कोई आदमी हमारा रिलेटेड पार्टी मान लो 14 जनवरी इसी साल में था, मान लो आई एम टॉकिंग अबाउट 24-25 फिनेंशियल ईयर। 14 जनवरी को वो हमारा रिलेटेड पार्टी था, 17 जनवरी को वो नहीं रहा रिलेटेड पार्टी, तो 3 दिन तो वो रिलेटेड पार्टी था ना जी, 14, 15, 16, 17, 4 दिन। तो सर क्या करें, वो तो ईयर एंड में रिलेटेड पार्टी नहीं था, ईयर की बिगिनिंग में भी नहीं था। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर वाज ही योर रिलेटेड पार्टी? यस सर, देन ही वाज योर रिलेटेड पार्टी, क्लोज द डिस्कशन। 15 आदमी में वो भी रहेगा। मान लो मिस्टर महेश है
और महेश अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, 14 तारीख को हम उसको अपॉइंट किए, 17 तारीख को वो रिजाइन कर दिया, तो 4 दिन तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था ना। तो 24-25 साल में हम लोग बोलेंगे ही वॉज आवर रिलेटेड पार्टी, दैट्स इट। सब में लिखा मैंने, देखो नोट्स में, ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इज सेड टू एग्जिस्ट इफ देयर इज ए रिलेशनशिप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। बिगिनिंग में हो कोई जरूरी नहीं, एंड में हो कोई जरूरी नहीं, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी किसी भी पॉइंट पर टाइम पे हो चलेगा। आगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? तो आंसर इज ऑब्वियस, एनी ट्रांजैक्शन जो मेरे और मेरे रिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसका इंस्टीट्यूट ने AS 18 में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। उन्होंने क्या क्या बोला सुनो। बोला, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी हम लोग, हमारी कंपनी जो AS 18 का नोट्स बना रही है, इज कॉल्ड ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सेकेंड, नॉर्मली ए ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। माल बेचा, सर्विस बेचा, असेट खरीदा बेचा, यही सब तो। बट इन AS 18 इवन व्हेन नो कंसिडरेशन इज पेड, तो भी हम उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मेरे सब्सिडरी कंपनी के लिए, सब्सिडरी कंपनी जा रिलेटेड पार्टी, अगर हम उसके लिए कोई लोन में गारंटी दे दिए लोन में, दैट इज ऑल्सो ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जबकि मेरा सब्सिडरी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक को गारंटी दी है हम मेरी सब्सिडरी के बिहाफ में, सो दैट इज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आगे सी में मैंने बोला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड गारंटीज एंड कोलैटरल्स। डी में मैंने बोला, लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन: purchase and sale of goods, purchase and sale of assets, transfer of research and development, lease transactions, agency agreements, finance, salaries, etc. तो सर करना क्या है? बस कुछ नहीं बेटा, साल भर में जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुए डिस्क्लोज करना है। सर कैसे और क्या चीज डिस्क्लोज करना है, थोड़ी देर के बाद बताने वाले हैं हम आपको। 7 इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, सुन लो अभी। रिलेटेड पार्टी का नाम, बाद में फिर बताएंगे। रिलेटेड पार्टी का नाम, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, कैसे आया रिश्तेदारी, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, कितना रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, ईयर एंड आउटस्टैंडिंग, एनी बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट, एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट यू वांट दैट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द पब्लिक। ये 7 इंफॉर्मेशन देना है, थोड़ी देर के बाद मैं वहां जाता हूं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि सर ट्रांजैक्शन की टाइमिंग को लेके AS 18 क्या बोलता है। AS 18 बोलता है कि सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानेंगे, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है जो उस टेन्योर में हुआ है जब वो आपका रिलेटेड पार्टी था। फॉर एग्जाम्पल, वो जो महेश का बात मैं बोल रहा था, जो सिर्फ 4 दिन हमारा रिलेटेड पार्टी था, 14, 15, 16, 17 जनवरी, तो उस 4 दिन में उसके साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है, हम सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे और सिर्फ उसी को ही डिस्क्लोज करेंगे। पूरे साल भर के सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने महेश के साथ किए, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। ओनली द ट्रांजैक्शंस टेकन प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द रिलेशनशिप, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड। मैं लिखता हूं, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर टू बी डिस्क्लोज्ड विच आर एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द रिलेशनशिप। इजी है, लॉजिकल भी है। भाई 4 ही दिन तो रिलेशनशिप था, 4 ही दिन तो वो हमको इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो 4 ही दिन का ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट पैरा, 7th पैरा, स्टेट कंट्रोल्ड एंटिटी लाइक इंडियन आर्मी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस तरह की एंटिटी को इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जेम्पशन दिया है। बोला अगर 2 स्टेट कंट्रोल्ड एंटिटी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से इंडियन आर्मी कुछ मान लो न्यूक्लियर का ताकत खरीदती है कि पाकिस्तान पे बम मारना है, डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। So no disclosure is required for transaction entered into between 2 state controlled entities. Easy language. आगे 8th नंबर पैराग्राफ है, exemption due to regulation oblique law। मैं पढ़ता हूं, पहले सुन लो। If any state, इसको statute बोलना चाहिए, if any state और regulator, चलेगा, state कोई सरकार मान लो, or a similar competent authority prohibits the entity to disclose certain information which are otherwise required to be disclosed by AS 18, then such disclosure is not required। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्लाइंट का कितना डिपॉजिट बैंक में पड़ा है, ये बैंक पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब AS 18 के हिसाब से मान लो वो कोई बंदा रिलेटेड पार्टी है बैंक का,
अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी के सारे ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक को बोलता है कि नहीं, आप उसका डिपॉजिट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो क्या करें? डिस्क्लोज नहीं कर सकते। एस 18 फेल हो जाएगा और स्टैट्यूट जीत जाएगा, रेगुलेटर जीत जाएगा, सिमिलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बोलता है वही मानना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ इजी एकदम। होल्डिंग सब्सिडरी के बीच का ट्रांजैक्शन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे। होल्डिंग सब्सिडरी का मिलाया हुआ कंबाइंड बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। होता क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच के ट्रांजैक्शन को म्यूचुअल सेट ऑफ कर दिया जाता है, वो रहता ही नहीं है बैलेंस शीट में, पीएल में। इसलिए जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके नोट्स ऑन अकाउंट्स में होल्डिंग सब्सिडरी के बीच के ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि वो उस बैलेंस शीट में पीएल में है ही नहीं। लेकिन होल्डिंग जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा सब्सिडरी के साथ किया हुआ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज में आएगा। मान लो होल्डिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी है मान लो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। अब होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा तो होल्डिंग के लिए भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, बिकॉज सब्सिडरी को माल बेचा। सब्सिडरी के लिए भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्योंकि होल्डिंग से माल खरीदा। लेकिन दोनों का जो कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये डिस्क्लोजर में नहीं आएगा, क्योंकि उस बुक्स में, उस फिनेंशियल स्टेटमेंट में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन रहता ही नहीं है। तो मैंने लिखा क्या कि while preparing the consolidated financial statements, a transaction between two entities of the same group is cancelled, which is called mutual set-off. This means such transaction is not required to be disclosed in the related party disclosure report of the consolidated financial statements. हाँ, आप जरूर ये पूछना चाहेंगे कि सर क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करता है क्या, एक अपने स्टैंडअलोन बैलेंस शीट के लिए और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए? द आंसर इज यस। अब वही वाला बात जो 7 इंफॉर्मेशन मैंने आपको बोला कि हमको क्या क्या चीज डिस्क्लोज करना है। मान लीजिए हम है ए लिमिटेड, हमको एस 18 फॉलो करना है। एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, मेरा है 100% स्टेक है, इसको मैंने 40 लाख रुपया का इस बार गुड सेल किया है। तो हमको क्या डिस्क्लोज करना है? नोट्स में लिखना है नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी बी लिमिटेड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप सब्सिडरी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन 40 लाख, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 12 लाख, बैड डेट रिटर्न ऑफ 0, एनी अदर इंफॉर्मेशन, गुड्स आर सोल्ड एट नॉर्मल मार्केट प्राइसेस। ऐसा कर देना है। आगे 11 नंबर पैरा, अगर होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, जैसे ए और बी वाला है, ये वाला जो मैंने आपको बोला, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी हुआ है, कुछ दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं, तो भी ये स्पेशल रूल है, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड का नाम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप नोट्स में लिखना पड़ेगा। नाम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप देख रहे हो, पहला और दूसरा डिस्क्लोजर। बी लिमिटेड को भी ए लिमिटेड का नाम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप नोट्स में लिखना पड़ेगा। ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, और ये इसलिए किया गया है कि भाई कंट्रोल रिलेशनशिप है ना, तो बिना किसी ट्रांजैक्शन के भी हम लोग उनको इंपैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेरा कंट्रोल है। तो आइडिया यही है कि इवन व्हेन देयर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज इन कंट्रोल रिलेशनशिप, both the entities are required to disclose the other's name and nature of relationship. Simple. आगे सर, ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का रिपोर्ट कैसे बनता है? मान लीजिए मेरे 15 रिलेटेड पार्टीज है, रिपोर्ट कैसे बनेगा? आप 15 रिलेटेड, या मान लो 100 रिलेटेड पार्टी है, आप 100 रिलेटेड पार्टी को ग्रुप्स में बांट दो। होल्डिंग कंपनी एक ग्रुप बना लो, सब्सिडरी कंपनीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड रिलेटिव्स, इंडिविजुअल होल्डिंग स्टेक एंड रिलेटिव, ऐसे करके ग्रुप बना लो। सारे ग्रुप को कॉलम में डाल दो, एक इस तरह का रिपोर्ट बना लो। देखो मैं थोड़ा नीचे जाता हूं, ऐसा, ये रिलेटेड पार्टी रिपोर्ट हो गया, रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, ऐसे कॉलम बना लो। ये हो गया होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी, ये एसोसिएट्स, ये जॉइंट वेंचर्स, ये केएमपीस। यहां पे पर्टिकुलर्स लिख दो, यहां पे ट्रांजैक्शन का नेचर लिख दो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट।
यहां पे सब जगह पे अमाउंट लिख दो जहां जहां सेट होता है। उसके बाद यहां पे लिख दो अमाउंट आउटस्टैंडिंग, उसके नीचे लिख दो बैड डेट, जिसका जिसका जितना जितना है। हो गया। अब तुम देखो कि अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन हो गया, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन हो गया, अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी हो गया, बैड डेट भी आ गया, यहां पे आ गया। लेकिन सर अभी भी तो 3 चीज का डिस्क्लोजर बाकी है, जैसे नेम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप। उसके लिए एक अलग से टेबल बना लो कि माई होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स ए लिमिटेड, माई सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूड्स के लिमिटेड, एल लिमिटेड, के एमपीज इंक्लूड ये लोग। तो उससे सारा इंफॉर्मेशन आ गया, नेम भी आ गया, नेचर भी आ गया, वॉल्यूम तो टेबल में आ गया था, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी टेबल में आ गया था, अमाउंट आउटस्टैंडिंग टेबल में आ गया था, बैड डेट भी आ गया था। और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अगर देना है तो उसके लिए अलग से उस नोट्स के नीचे एक और नोट बना दो। मैं एक बार वापस से आपको वो वाला मेरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। देखो, हाउ टू प्रिपेयर ए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिपोर्ट। पहले बोला मैंने फॉर्म ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड पुट देम इन कॉलम्स, याद हो गया। इन द कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर, जो पहला कॉलम होता है, राइट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख सकते हैं। Another table can be prepared for showing nature of relationship and name of the related parties, और for any other information अलग से पैराग्राफ बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का AS18, छोटे छोटे पैराग्राफ से बन रहा है और 3-4 और छोटे छोटे पैराग्राफ है, सुनते जाओ, कंप्लीट हो जाएगा, इजी है। सर कंट्रोल रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? मैं बोला था ना बाद में आपको सारा चीज के बारे में बताएंगे। तो होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप को कंट्रोल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो सर वो तो 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करेंगे तो आ जाएगा, और या फिर अगर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम लोगों के पास रहेगा तो आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ये चीज लॉ में। सेम चीज मैंने लिखा, देखो, कंट्रोल रिलेशनशिप इज एक्वायर्ड बाय एक्वायरिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब या तो सीधे आप सब्सिडरी में मोर देन 50% स्टेक खरीद लो, या आप सब्सिडरी के थ्रू से सब्सिडरी में स्टेक खरीद लो। सो अक्वायरिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सब्सिडरी मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट। दूसरा, कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुने हुए तुम लोग। तीसरा, लेकिन AS18 के लिए स्पेशली बनाया गया है, लॉ में एप्लीकेबल नहीं होता, और वो है कि बाय एक्वायरिंग 20% और मोर स्टेक and by getting the power to direct the policy of an enterprise by statute or by an agreement। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 25% स्टेक किसी में है, कोई कंपनी में है, और अगर थ्रू एनी स्टैच्यूट, एक्ट या थ्रू एनी एग्रीमेंट मेरे पास अगर उस कंपनी को पावर टू डायरेक्ट दी पॉलिसीज का मेरे पास अधिकार है, उसकी पॉलिसीज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका अधिकार मेरे पास है, तो भी वो कंट्रोल रिलेशनशिप में आएगा। तो आप लोग एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हो ना, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस पावर टू डायरेक्ट थ्रू एन एग्रीमेंट या थ्रू ए स्टैच्यूट है तो भी उसको हम कंट्रोल ही मानेंगे। अदरवाइज नॉर्मली 20% या उससे ज्यादा स्टेक होने से हम लोग एसोसिएट बोलते हैं। एसोसिएट का कहानी तुमने सुना होगा, मैं भी दोबारा बताऊंगा। पर अगर 20% या उससे ज्यादा का स्टेक है, साथ में थ्रू ए स्टैच्यूट पावर टू डायरेक्ट दी पॉलिसीज है, तो वो कंट्रोल रिलेशनशिप में आएगा। सर फर्क क्या पड़ता है, डिस्क्लोजर तो करना ही है। यस, डिस्क्लोजर तो करना ही है, सातों डिस्क्लोजर। लेकिन कंट्रोल में क्या होता है कि इवन विदाउट ए ट्रांजैक्शन भी आपको नाम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो डिस्क्लोज करना पड़ता है ना। इसी के लिए हम आपको यहां पे कंट्रोल का डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किए। सर हमारे की मैनेजमेंट पर्सोनल कौन होते हैं? तो द आंसर इज दोज हु हैव द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग and controlling the policies of an enterprise, managers and directors। सर हमारा एसोसिएट कौन होता है? एसोसिएट इज एन एंटिटी वेयर वी मतलब इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो नॉर्मली माना जाता है कि 20% या ज्यादा स्टेक खरीदने से हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग इसमें रूल है, सुन लो। अगर मेरे पास 25% स्टेक है, बट अगर ये प्रूव किया जा रहा है या जा सकता है कि मेरे पास पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पावर नहीं है, तो मेरा एसोसिएट रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा।
और अगर स्टेक 18% ही है, बट इट कैन बी प्रूवन दैट आई हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये मान लिया जाएगा कि यस दैट इज माई एसोसिएट। तो परसेंटेज स्टेक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर टू पार्टिसिपेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सर जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं? आप जानते हो, जॉइंट वेंचर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द टू एंटरप्राइजेस वेयर वी अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटी विच इज सब्जेक्टेड टू जॉइंट कंट्रोल। इट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है, बिटवीन टू एंटिटीज हु अंडरटेक अ बिजनेस एक्टिविटी विच इज सब्जेक्टेड टू जॉइंट कंट्रोल। आपने बहुत सारा जेवीज वगैरह 11-12 में भी सुना होगा। तो आवर जेवीज आर आवर रिलेटेड पार्टीज, आवर एसोसिएट्स आर आवर रिलेटेड पार्टीज, आवर KMPs आवर रिलेटेड पार्टीज, आवर होल्डिंग सब्सिडरीज आर आवर रिलेटेड पार्टीज। तो सर ये बाद में अलग से आप अलग से क्यों इतना पढ़ा रहे हैं? जस्ट अगर कोई चीज का डेफिनेशन आपको नहीं मालूम हो, तो होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है, एसोसिएट कौन है, आपको मालूम चल जाए, तो इंस्टीट्यूट ने डिटेल में भी इनके बारे में हमें अलग से बताया। यहां पे हम लोगों का AS 18 कम्स टू एन एंड। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए क्लास वर्क वगैरह आपको देख लेना है। थैंक यू वेरी वेरी मच।